नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ टेस्ट में। और ये क्लास एसएससी फिजिकल 2024 यानी कि 9 सितंबर से शुरू होने वाले हैं पेपर, तब से शुरू होने वाली है परीक्षा। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैंने इसमें 100 प्रश्न आप सभी के लिए रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वादा रहा मेरा इसमें से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य छपेगा। क्लास को देख कर जाना, पूरी मेहनत से इस बार वर्दी लेनी है। भारत की अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किससे हुई है? आपसे विनती है, अगर आप पर किसी भी प्रश्न का उत्तर आए तो कमेंट में लिखिएगा। आपके सामने ऑप्शन है यजुर्वेद, अर्थशास्त्र, अथर्ववेद, नाट्य शास्त्र। तो साथियों, इसका सही आंसर है नाट्य शास्त्र से अधिकतम जो क्लासिकल डांस है उसकी उत्पत्ति हुई है। याद रखना इस बात को। आगे बढ़ता हूं साथियों, अगला प्रश्न है आपके सामने। संगीत नाटक अकादमी से अब तक भारत के कितने शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्राप्त है? 5 शास्त्रीय नृत्य को, 8 या फिर 11 या फिर 3 क्लासिकल डांस? तो अब तक आप जानते हैं 8 क्लासिकल डांस को मान्यता प्राप्त है। किसके द्वारा? संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। साथियों, आगे आने वाले प्रश्न बहुत ही डिफिकल्ट रहने वाले हैं, तैयार रहना। ब्रिटिश औपनिवेश सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? आपके सामने विकल्प है 1885 में, 1857, 1910, 1927। तो आप जानते हैं ब्रिटिश जो तब आए थे भारत में, उन्होंने 1910 में भरतनाट्यम को बंद कर दिया, यानी कि उस पर प्रतिबंध लगा दिया। उसको कोई डांस करेगा नहीं, ये बात याद रखनी है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी में ही। आगे बढ़ता हूं, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा नृत्य 500 साल पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है? आपके सामने ऑप्शन है कुचिपुड़ी नृत्य, भरतनाट्यम नृत्य या फिर सत्रिया मोहिनी अट्टम। तो साथियों, आप जानते हैं सत्रिया जो नृत्य जो कहाँ का? असम का है, जो कि नवीनतम है और 500 साल पहले ही स्टार्ट हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सत्रिया। मैं आपसे पूछूं, कुचिपुड़ी कहाँ का है? फिर आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और मोहिनीअट्टम कहाँ का है? ये कहाँ का है सर? ये केरल का है, जो कि भगवान विष्णु के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया है और ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। आगे देखना, आपके सामने ऑप्शन है ओडिशा, कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। तो साथियों, जो कला क्षेत्र शैली है, जो कि हमारे देश के प्राचीनतम जो शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है भरतनाट्यम, उससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, भरतनाट्यम कला क्षेत्र शैली। ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ का बात कर चुके हैं हम, कहाँ का होता है सर? आंध्र प्रदेश। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनका नाम है पंडित बिरजू महाराज। अगर बात करें ओडिसी, आप जानते हैं कहाँ का है? उड़ीसा का है। आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न है आपके सामने। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए इम्फाल, गुवाहाटी, बेंगलुरु कर्नाटक, हैदराबाद। तो साथियों, आप जानते हैं मणिपुर कहाँ पर? इम्फाल में मणिपुर है। तो जवाहरलाल जो मणिपुर अकादमी है कहाँ पर है? इम्फाल में है। ये भी याद रखना है। आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सादिर के नाम से जाना जाता था? आपके सामने ऑप्शन भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मणिपुरी। तो ये प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट रहने वाला है। भरतनाट्यम जो नृत्य है ये पहले मंदिरों में किया जाता था और इसको देवदासियां करती थी, ये बात याद रखना है। और इसको पहले सादिर के नाम से जानते थे लोग, सादिर कहते थे इसको, भरतनाट्यम को। ठीक है। और आगे बढ़ता हूँ, आपको बताना है मणिपुर जो नृत्य है वो कहाँ का है और कथकली कहाँ का है, ये दोनों बताना है। और इनके प्रसिद्ध कलाकार आपको कमेंट में लिखने होंगे। आगे बढ़ता हूँ, थोड़ी सी जानकारी पड़ी है इसके बारे में। सादिर जो भरतनाट्यम जो इसका नाम है सादिर, इसको पहले कहते थे। भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ हुई? तमिलनाडु में हुई थी। और भरतनाट्यम एक एकल नृत्य है। कैसा नृत्य है? इसको पूछा जाता है कि भरतनाट्यम कैसा नृत्य है, तो ये एकल नृत्य है जो कि विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। और जो भरतनाट्यम वो किसके? महिलाओं के द्वारा। याद रखना इस बात को। साथियों, आगे बढ़ता हूँ, अगला जो पॉइंट है, अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से कौन सी मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा की जाती है और इसलिए इसे दासियाट्टम के नाम से भी जाना जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी। तो साथियों, आप जानते हैं तमिलनाडु का एकमात्र कौन सा है? भरतनाट्यम जो है
सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य है। इसको देवदासियां करती हैं और इसको मैंने आपसे कहा था इसको सादिर नृत्य भी कहते हैं। इसलिए इसको मंदिरों में किया जाता है और ये देवदासियों के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, दासियाट्टम इसका नाम है। ये भी याद रखना है, हर पॉइंट को समझना है आपको आपके एग्जाम के प्रति। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर इसके लिए जानकारी इसको पढ़ सकती हो आप। दासियाट्टम मुख्यतः द्रविड़ों द्वारा विकसित एक प्राचीन नृत्य शैली है और दासियाट्टम अन्य शास्त्रीय नृत्य रूपों की तरह नाट्य शास्त्र से उत्पन्न हुआ है। कहाँ से? नाट्य शास्त्र से ही ये उत्पन्न हुआ है। रुक्मणी देवी पहली थी जिन्होंने दासियाट्टम के स्तर को देवदासियों द्वारा किए जाने वाले नृत्य से ऊपर उठाया। ये भी याद रखना है। पहली कौन थी? उनका नाम है रुक्मणी देवी, जो को इन्होंने इसको शुरुआत किया था। आगे बढ़ता हूँ, भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? आने वाले जो सवाल हैं, प्रश्न है, वो मिक्स होने वाले हैं। हिस्ट्री के, जियोग्राफी, सभी विषय मिक्स होने वाले हैं। आपके सामने ऑप्शन है बॉर्गी संगीत, शास्त्रीय नट संगीत, हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत। तो साथियों भरतनाट्यम जो संगीत है वो कहाँ किसका है? कर्नाटक संगीत से संबंधित है, याद रखना इस बात को। आगे बढ़ता हूँ, आपके सामने ये थोड़ी सी इनको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। इतनी सारे होते हैं, कौन कौन सी शैली में कौन कौन सी संगीत है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ प्रश्न की ओर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन मंगलाचरण, थिल्लाना या फिर बटु नृत्य, धरिजाम। तो साथियों जो थिल्लाना शब्द है ये भरतनाट्यम से संबंधित है और ये एक शैली है जो किसकी है? भरतनाट्यम की एक नृत्य शैली है। आगे बढ़ता हूँ साथियों, आगे बढ़ अगले प्रश्न की ओर। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, मदर टेरेसा, सरोजिनी नायडू या फिर इंदिरा गांधी। साथियों नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं किसको? इनका नाम है सरोजिनी नायडू। इनको क्या कहते हैं? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। मैं आपसे पूछता हूं, ये बताइए विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी? ये यूएनओ की पहली भारतीय महिला क्या बनी थी? सभापति बनी थी, याद रखना इस बात को, पहली, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। अगर बात करूं इंदिरा गांधी जो थी, इनको ये भारत की पहली प्रधानमंत्री भी थी और पहली महिला प्रधानमंत्री, और इनको ही पहला भारत रत्न मिला था, महिला में। अगर बात करूं सरोजिनी नायडू कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। ये भी याद रखना है। अब बताना है मदर टेरेसा का जन्म आपको कब हुआ था, ये आपको कमेंट में लिखना है। आगे बढ़ता हूँ साथियों, अगला प्रश्न है गदर पार्टी के नेता कौन थे? आपके सामने प्रश्न है, इसका उत्तर देना है। भगत सिंह थे, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, बीडी सावरकर। साथियों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, पहले इसको हम समझ लेते हैं। साथियों इसका सही आंसर है गदर पार्टी के जो थे वो उनका नाम था लाला हरदयाल। ये प्रश्न कई बार आया है, गदर पार्टी के नेता कौन थे? लाला हरदयाल ये नेता। आगे बढ़ता हूँ साथियों, चलिए इससे पहले आपको बताना है जो भगत सिंह थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को इनको फांसी होती है, ठीक है। और जो बीडी सावरकर एयरपोर्ट वो कहाँ पर है साथियों? आप जानते हैं अंडमान निकोबार में है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित महिलाओं में से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस की सर्वप्रथम अध्यक्ष हुई हैं? आपके सामने ऑप्शन है नेली सेनगुप्ता, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट या फिर कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो आप जानते हैं भारतीय कांग्रेस की पहली जो महिला अध्यक्ष उनका नाम था एनी बेसेंट, उनका नाम था, ये भी इम्पोर्टेंट है। और आपको बताना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना कब होती है और संस्थापक कौन थे। आगे बढ़ता हूँ, पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? सर सैयद अहमद, एम खुदाबख्श, बरदुद्दीन तैयबजी या फिर मिर्जा गुलाम अहमद। तो साथियों पंजाब में जो अहमदिया आंदोलन हुआ था वो प्रारंभ किसने किया? मिर्जा गुलाम अहमद ने। याद रखना एक एक प्रश्न चुनिंदा है आपके लिए, हर प्रश्न का उत्तर देना अगर आता है तो। आगे बढ़ता हूँ, भगत सिंह को निम्नलिखित में से किस कारण फांसी की सजा दी गई थी? आपके सामने विकल्प है वंदे मातरम आंदोलन में भाग लेने के कारण, ऑप्शन बी है जनरल सैंडर्स की हत्या के कारण, ऑप्शन सी कलकत्ता षड्यंत्र में भाग लेने के कारण, ऑप्शन डी जलियांवाला बाग की घटना में भाग लेने के कारण। तो साथियों भगत सिंह को जो फांसी हुई थी वो किस कारण? वो हुई थी जनरल सैंडर्स की हत्या करने के कारण, ये आप जानती होंगे। इसलिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा सुनाई जाती है, मतलब फांसी होती है उस दिन। हमारे देश के बहुत ही सही जवान थे, उनके लिए मेहनत कीजिए, पढ़िए।
आगे बढ़ता हूँ साथियों, आगे क्या है प्रश्न है आपके सामने। साथियों अगला प्रश्न है आपके सामने, एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपने को स्वाधीन घोषित करने वाला पहला देश कौन सा था? भारत था, इंडोनेशिया, श्रीलंका, वर्मा। तो आप जानते हैं भारत एकमात्र ऐसा देश था जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था, आजाद हुआ था। आगे बढ़ता हूं, अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे, देखिए सीमांत गांधी जिसको हम फ्रंटियर गांधी कहते हैं, उनके नाम से किसे जानते हैं? आपके सामने ऑप्शन है, खुदाई खिदमतकार, रेड शर्ट्स, खान अब्दुल गफ्फार खां, लियाक अली खां। तो साथियों सीमांत गांधी, ये प्रश्न ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये पूछा ना गया प्रश्न हो। तो आप जानते हैं सीमांत गांधी कहते हैं किसको? खान अब्दुल गफ्फार खां को। साथियों आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ता हूं, अगला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। 1885 में इसकी स्थापना होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ठीक है। आगे बढ़ता हूं साथियों, आपको बताना है महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई और किसने की थी? तो 30 जनवरी 1948 को सैंडर्स ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, और एनी बेसेंट जो थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हम पढ़ चुके हैं, उसकी पहली महिला हेड थी। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया, उसके माध्यम यानी कि उसके अध्यक्ष कौन थे? आपके सामने ऑप्शन है, जयप्रकाश नारायण, जे.बी. कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो 1938 में एक योजना समिति गठन होता है, उस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने की थी, यानी कि संधि कौन सी की थी? ऑप्शन ए अलीनगर की संधि, बीजापुर की संधि, मगध की संधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं जो सिराजुद्दौला था उसने अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि की थी, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सती प्रथा थी उसका निषेध किया गया था, यानी कि सती प्रथा का अंत कब किया गया था? ऑप्शन है 1809, 1829, 1929, 1947। बहुत अच्छा प्रश्न है और इजी भी है, आप जानते भी होंगे। सती प्रथा का अंत 1829 में होता है, राजा राम मोहन राय थे उनके प्रयासों से, और उस टाइम पर वायसराय कौन थे? विलियम बेंटिक जो थे, उन्होंने उसको प्रतिबंध किया था, ये बात याद रखना है। आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न क्या कहता है, पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ था? बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके सामने। विकल्प हैं, गांधी और मैकडोनाल्ड के बीच, गांधी और क्रिप्स के बीच, अंबेडकर और मैकडोनाल्ड के बीच, या फिर अंबेडकर और गांधी जी के बीच। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट होता है, और कब होता है ये आपको कमेंट में लिखना है। आगे बढ़ता हूँ साथियों, अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, जिसे नरेगा बोलते हैं, इसके साथ किस महापुरुष का नाम जोड़ा गया है? लाल बहादुर शास्त्री उनका नाम, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो साथियों आप जानते होंगे महात्मा गांधी जी जो हैं, जिन्हें रोजगार गारंटी इनके नाम से ही शुरू की गई थी, महात्मा गांधी। आगे बढ़ता हूं, अगला प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंधित है? ऑप्शन है, बंधुओं मजदूरों का उद्धार करना, भारत में सांस्कृतिक क्रांति लाना, कपड़ा उद्योग के मजदूरों की मांगें पूरी करना, या फिर ऑप्शन डी, गरीबों में भी निम्नतम गरीबों का उत्थान करना। तो इसका सही आंसर है डी, जो गरीब थे उनका भी उत्थान करना, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग बिल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए, ब्याज दरों पर नियंत्रण, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों का पुनर्वर्गीकरण, ऑप्शन सी, काले धन पर अंकुश, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही आंसर है, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है जो काला धन होता है, जो कि ब्लैक मनी कहते हैं इसको, उस पर अंकुश यानी कि उस पर रोक लगाना, इसका सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ता हूं, अगला प्रश्न क्या कहता है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारण कर लेती है, यह उक्ति किसकी है? यानी कि यह कथन किसका है? एडम स्मिथ का है, जे.बी. सिंह का है, मार्शल का है, रिकार्डो का है।
तो इसका सही आंसर है जे.वी. सिंह का एक कथन है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एडम स्मिथ कौन थे, ये आपको कमेंट में बताना है ये कौन थे। आगे बढ़ते हैं। हाँ साथियों, अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1963 में, 1986 में, 1995 में, 2003 में। जो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था, एक्ट था, वो पारित कब हुआ? 1986 में ये पारित होता है, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न क्या कहता है, राजस्व खाते में सरकार की व्यय करने की सबसे बड़ी मदद कौन करता है? सुरक्षा व्यय करता है, ब्याज भुगतान, अनुदान, प्रशासनिक सेवाएं। तो साथियों, जो ब्याज की भुगतान मिलती हैं सरकार को, ये बहुत मदद करती हैं, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ था? आपके सामने ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1951, ऑप्शन डी 1 मई 1956। जो भारत में आर्थिक नियोजन है वो स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1951 को स्टार्ट होता है, याद रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट। आशा करता हूँ कि आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। आर्थिक नियोजन 1 अप्रैल 1951 को शुरू होता है। मैं आपसे बात करूँ 15 अगस्त 1947 को क्या होता है, ये बताना है आपको। हमारा भारत जो है आज़ाद होता है, ये बात याद रखनी है। और 26 जनवरी 1949 को क्या होता है, कुछ नहीं होता, लेकिन 26 नवंबर की बात करें 1949 में भारत का जो संविधान था उसको अपनाया गया था, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ता हूँ साथियों। अगला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ तक समझने में सक्षम होंगे आप। साथियों, अगला प्रश्न है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट HDR बोलते हैं इसे, ये कब जारी की गई थी? आपके सामने ऑप्शन, अप्रैल 2001 में, अप्रैल 2002 में, अगस्त 2002 में, सितंबर 2002 में। तो साथियों, ये HDR जो है मानव विकास की पहली रिपोर्ट थी, अप्रैल 2002 में जारी की जाती, याद रखें इस बात को। आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है आपके सामने साथियों। अगला प्रश्न कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन ए आर्टिकल 270, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 370। तो जम्मू कश्मीर आप जानते हैं, हर किसी को मालूम है, आर्टिकल 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कहता है, लेडी विद द लैंप निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मार्गरेट थैचर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट। तो लेडी विद द लैंप कहते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, ये भी याद रखना है आपको। साथियों, आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न क्या आता है आपसे, हर चीज को समझते चलना है। 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जो लॉर्ड कैनिंग थे उस समय ये क्या थे, वायसराय थे 1857 के समय। अगला प्रश्न पढ़ते हैं आगे क्या है, मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? 1949, 1950, 1951, 1952 में। तो 1952 में मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया। मैं आपसे पूछता हूं कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था भारत ने? तो आप जानते हैं 22 जुलाई, कब? 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, याद रखना इस बात को। अगर साथियों मैं बात करूं राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को, तो याद रखना है राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? वो अपनाया था कब? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को अपनाया था। आगे बढ़ता हूं। अगला प्रश्न है आपके सामने, नुआखाई त्योहार कौन सा भारतीय राज्य में मनाया जाता है? कहाँ पर? पंजाब में, असम में, बंगाल में, या फिर ओडिशा में। तो नुआखाई, धानु यात्रा, रज पर्व, ये सब कहाँ के हैं? ये सब ओडिशा के हैं। इंपोर्टेंट है, धानु यात्रा बात कर लो, इंपोर्टेंट। रज पर्व और नुआखाई कहाँ के? ओडिशा के हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि पश्चिम बंगाल का कौन सा है? छऊ कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। जैसे कि अभी नवा हम मानते हैं शास्त्रीय नृत्य, सॉरी हाँ उनको मानते हैं। अगला असम की बात करें, सत्रिय असम का है। पंजाब में कौन सा है? पंजाब में जो गटका है वो वहाँ का मार्शल आर्ट है, याद रखना इस बात को। पंजाब में गटका मार्शल आर्ट चलता है। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में किसे जानते हैं? ऑप्शन है वाल्मीकि, भरतियार, तिरुवल्लर, कालिदास।
तो ये तो प्रश्न सर्वसम्मति है, आप जानते हैं। कालिदास जी हैं जो हैं, इनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत का शेक्सपियर कालिदास। यक्षगान किस राज्य का नृत्य नाट्य है? कर्नाटक का है, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मेघालय। तो यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का एक प्रमुख नृत्य है यक्षगान। अगला प्रश्न है आपके सामने, आय और उपभोग किससे संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन है, आंशिक रूप से संबंधित, प्रतिलोम रूप से संबंधित, असंबंध, या फिर प्रत्यक्ष रूप से संबंधित। तो जो इनकम है और उपभोग है, एक्सपेंडिचर, ये किससे? ये प्रत्यक्ष रूप से संबंधित, याद रखना इस बात को। आगे बढ़ता हूं, अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम ग्रीन इस्लामिक बॉन्ड निम्नलिखित में से किस देश ने जारी किया? मलेशिया ने, सऊदी अरब ने, इराक ने, इंडोनेशिया ने। तो विश्व का जो पहला ग्रीन इस्लामिक बॉन्ड जो है वो जारी किया मलेशिया ने। किसने? मलेशिया इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ता हूं, किस देश के साथ म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? ऑप्शन है, बांग्लादेश, चीन, लाओस, भारत। तो भारत एकमात्र ऐसा देश है, लाओस एकमात्र ऐसा देश है जो म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक लगती है इससे, ये भी याद रखना है। साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम आगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व को घोषित कर सकती है? ऑप्शन है, विधानसभा के अनुमोदन द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के 2/3 बहुमत द्वारा, या फिर राज्यसभा अपने उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत वोट द्वारा। तो आप जानते हैं लोकसभा के 2/3 बहुमत द्वारा इसको हम क्या करते हैं? महत्व देते हैं, घोषित करते हैं। आगे बढ़ता हूं, अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्यपाल के, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष। तो आप जानते हैं जो राज्य का मंत्रिपरिषद होता है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी तो होता है। आगे बढ़ता हूं, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद जिसे हम बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो हेड है वो है प्रधानमंत्री होता है, याद रखना इस बात को। साथियों आगे बढ़ता हूं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया, यानी कब अडॉप्ट किया, कब अपनाया था? आपके सामने ऑप्शन, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1948 को, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1952 को। तो साथियों भारतीय संविधान यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था भारत के द्वारा, याद रखना। आगे बढ़ता हूँ, भारतीय संविधान में वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 280, 315, आर्टिकल 125। तो आप जानते हैं जो फाइनेंशियल कमीशन है यानी कि वित्त आयोग है वो आर्टिकल 280 के अनुसार आता है, याद रखना। इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है आर्टिकल 324 में क्या है, कमेंट में लिखिएगा। और आर्टिकल 315 आप जानते हैं इसमें यूपीएससी गठन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आप जानते हैं इसको। आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है कब? ऑप्शन है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद के द्वारा, लोकसभा के द्वारा। तो आप जानते हैं जो भारत का प्रेसिडेंट होता है उसको संसद के द्वारा, जो पार्लियामेंट होती है वही इसको हटा सकती है राष्ट्रपति को। आपको बताना है संसद भारत के संविधान के किस आर्टिकल में आती है और लोकसभा किस आर्टिकल में आती है, और आपसे मैं पूछूं न्यायाधीश जो है वो किस आर्टिकल में आता है और प्रधानमंत्री किस आर्टिकल में। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु कितनी हो? तो ऑप्शन 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम कितनी है, 25 वर्ष होनी चाहिए उसकी आयु। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है किसके द्वारा? राज्यपाल की सिफारिश पर, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। तो राज्य सरकार को बर्खास्त करने के लिए राज्यपाल की सिफारिश होती है राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के ही राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखना साथियों। आगे बढ़ता हूं, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? राजदूत, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, भारत के उपराष्ट्रपति। याद रखना है आपको, भारत के उपराष्ट्रपति की जो नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं कर सकता, ये बात याद रखना है।
इसकी नियुक्ति जो संसद के दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा होती है, और ये तीनों प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, ये सब की राष्ट्रपति करता है। और याद रखना है, जो महान्यायवादी का कोई कार्यकाल नहीं होता है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। और अटॉर्नी जनरल आर्टिकल कौन से आर्टिकल में होता है? 76 में, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो आप जानते हैं अधिशासी प्रधान कहते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है वो राज्यपाल होता है, ये भी याद रखना है साथियों। आगे बढ़ता हूं, ग्राम पंचायत जिसे हम प्रधान सरपंच का चुनाव किया जाता है कैसे? ऑप्शन ए, ग्राम सभा के द्वारा, ग्राम के नागरिकों की ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा, ग्राम पंचायत के सदस्य द्वारा उनके बीच से, या फिर जिलाधीश के नामांकन द्वारा। जो ग्राम पंचायत जो सरपंच बनता है उसका चुनाव कैसे होता है? वो होता है ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा और उनके बीच से बनता है, ये याद रखना है इस बात को। आगे बढ़ता हूँ, भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी, ऑप्शन ए, भारत की राष्ट्रभाषा होगी। तो इसका सही आंसर पहला ही होगा कि हिंदी जो है भारत की एक राष्ट्रभाषा होगी, और अनुच्छेद 343 के अनुसार ये सही है, याद रखना। हमारी हिंदी जो राजभाषा है वो आर्टिकल 343 के द्वारा घोषित की गई थी, याद रखें इस बात को। आगे बढ़ता हूँ साथियों, फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित करता है? व्यवस्थापिका सभा, पैतृक भवन, न्यायपालिका, प्रेस। ये फोर्थ स्टेट है, ये पद कौन सा? ये प्रेस का ये पद होता है, याद रखना इस बात को। फोर्थ स्टेट बोलते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप सोच नहीं पाओगे कि क्या है। तो फोर्थ स्टेट का संबंध किससे? प्रेस से है, याद रखना। आगे बढ़ता हूँ, तीनों भारतीय सेना सेवाओं का सर्वोच्च नायक यानी कि सुप्रीम कमांडर बोलते हैं, सेनापति कौन होता है? प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आर्मी स्टाफ का प्रमुख, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च सेना बलों का सेनापति होता है, याद रखना इस बात को। अगला प्रश्न है, धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? आर्टिकल 25, आर्टिकल 42, आर्टिकल 48, आर्टिकल 55। तो जो धर्म की स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 25 के अनुसार, ये भी याद रखना है। आगे अगला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संविधान में भारत को कहा गया है क्या? ऑप्शन ए, एकात्मक राज्य, संघीय, अर्धसंघीय राज्य, राज्यों का संघ। तो आप जानते हैं अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स। आगे बढ़ता हूं, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के रिक्त हो जाने पर कितनी अवधि के भीतर उसका भरा जाना आवश्यक है? 4 माह के भीतर, 1 वर्ष के भीतर, 9 माह के भीतर, या 6 माह के भीतर। यानी 6 माह के भीतर इसको जो राष्ट्रपति पद खाली होता है तो उसको भरना आवश्यक है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ता हूँ साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत के एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी है राज्य विधानसभा को, लोकसभा को, मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को। तो राज्यपाल किसके लिए? ये प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूँ, इसका आंसर आप ही दे दीजिए। आगे बढ़ता हूँ, राज्यसभा किसी धन विधेयक को रोक सकती है कितने दिनों के लिए? तो आपके सामने विकल्प हैं, 1 माह तक, 14 दिन तक, 2 माह तक, 6 माह तक। तो साथियों राज्यसभा जो किसी धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? मिनिमम 6 माह तक। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ साथियों, धर्मनिरपेक्षता के विचार की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? मुगल साम्राज्य से, ग्रीक साम्राज्य, कैथोलिक साम्राज्य, रोमन साम्राज्य। तो धर्मनिरपेक्षता विचार है वो कहाँ से? रोमन साम्राज्य से शुरू होता है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? बस 10 से 20 प्रश्न और रह गए, उनको भी कर लीजिए। तो संसद के जो दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनकी अध्यक्षता कौन करता है? हेड कौन होता है उनका? प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष। तो आप जानते हैं लोकसभा के जो अध्यक्ष तो होते हैं वो दोनों सदनों के हेड होते हैं, याद रखना है। आगे चलते हैं, लोकसभा के 2 सत्रों के बीच का समय निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं हो सकता? 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष, 9 माह। तो साथियों 6 माह से अधिक समय नहीं हो सकता। अभी हमने जो प्रश्न पढ़ा था
उसका आंसर याद रखना 14 दिन तक होना चाहिए, 14 दिन मिनिमम चाहिए। वो जो अभी हमने पढ़ा था कितने दिनों तक होता है, 14 दिनों तक, ठीक है। इसी बात उसमें गलत हो गया है, उसे 14 दिन तक कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है, कौन करता है? वही निर्वाचक मंडल जो भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव करता है, राज्यसभा, लोकसभा, निर्वाचक मंडल जिसमें दोनों। इसका आंसर आप देना कमेंट में, ठीक है। वैसे इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, निर्वाचक मंडल, जो कि जिसमें दोनों आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। आगे बढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा सदन है जिसकी अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करता है जो उस सदन का सदस्य नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो साथियों, अध्यक्षता कौन करता है जो सदन नहीं है? इसका आंसर देना है आपको कमेंट में, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न क्या कहता है, राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त कौन करता है? राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, संसद, प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर है चुनाव आयोग, जो है इसका क्या करता है, नेतृत्व करता है। याद रखना इस बात को, चुनाव आयोग करेक्ट आंसर है, इलेक्शन कमीशन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है? कनाडा से, आयरलैंड से, इटली से, जर्मनी से। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, जर्मनी से आप जानते हैं आपातकालीन जो अवधारणा है अपनाई गई है। इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है हमारी पूरी एसएससी फिजिकल के लिए इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली है। जय हिंद, जय भारत। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।